हेलो हेलो वालों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल लॉ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग छोटी छोटी टिप्पणियां, और टिप्पणियां वो हैं जो कि हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि इससे पहले भी हम लोग काफी सारी चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, और जो थोड़ी थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिनके अंतर्गत से बड़े क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग को आज किसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय विधि विद्यालय, वो क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि मान्यति के विधिक प्रभाव, मान्यति के विधिक प्रभाव, वायु क्षेत्र पढ़ेंगे, और पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटारा जो क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके पढ़ते हैं। कि पहले तो है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रकृति और व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति और व्यवस्था, इसका मूल प्रश्न यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है। ये हम लोग पहले भी इसके बारे में रिलेटेड टॉपिक पढ़ चुके हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है, जो इंटरनेशनल लॉ, वो वाकई में एक लॉ है। ये क्वेश्चन है, मूल प्रश्न इसका। ये अंतर्राष्ट्रीय विधि विधिशास्त्र यानी जुरिस्प्रूडेंस का एक केंद्रीय विषय। जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है वो विधि शास्त्र यानी जुरिस्प्रूडेंस जो होती है, वो उसका क्या है, एक केंद्रीय विषय, जिसका उद्देश्य यह समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि एक वास्तविक कानूनी व्यवस्था है। जिसका उद्देश्य क्या है, यह समझना है कि जो वास्तविक कानूनी व्यवस्था है क्या, एक अंतर्राष्ट्रीय विधि लीगल सिस्टम है, या केवल नैतिक नियमों या मोरल रूल्स का समूह है। ठीक है। और ये समझना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है, वो एक वास्तविक कानूनी व्यवस्था लीगल सिस्टम है, या केवल एक नैतिक नियम या मोरल रूल्स का समूह है। ठीक है। इसमें दो दृष्टिकोण देखेंगे जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि एक होता है विवादित दृष्टिकोण, जिससे विवादित है डिबेटेड व्यू पॉइंट देखेंगे, और फिर जो उसके उसके पक्ष में होगा, एक विपक्ष हो गया, फिर पक्ष में भाई विपक्ष देखते हैं। कि ऑस्टिन का सिद्धांत था कि नॉन लॉ व्यू के जॉन ऑस्टिन जैसे विधि शास्त्री, जॉन ऑस्टिन एक विधि शास्त्री थे या लॉ जो फिलोसफर थे या जो भी थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि को सकारात्मक नैतिकता यानी पॉजिटिव मोरालिटी के मानते थे। वो क्या करते थे, अंतर्राष्ट्रीय विधि या जो इंटरनेशनल लॉ है वो उसको क्या मानते थे, सकारात्मक नैतिकता यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि को एक पॉजिटिव मोरालिटी मानते थे, ना कि कोई वास्तविक विधि, ना कि रियल लॉ। वो एक पॉजिटिव मोरालिटी मानते थे कि सकारात्मक नैतिकता को मानते थे, लेकिन ना एक रियल लॉ के रूप में उन्होंने उसको कभी नहीं माना। जॉन ऑस्टिन ने, उनके अनुसार विधि तभी विधि होती है जब उसमें ये विशेषताएं। उनका ये मानना था कि जो लॉ होता है वो तभी लॉ होता है कि जब उसमें नीचे दी गई ये विशेषताएं हो। चार पहली होगी एक संप्रभु या सॉवरेन जो कानून बनाता है, एक संप्रभु यानी कि जो सॉवरेन जो एक कानून बनाता है, एक आदेश कमांड की प्रकृति हो उसके अंतर्गत, आदेश का पालन ना करने पर सख्त और निश्चित क्या होना चाहिए, आदेश का पालन नहीं हो रहा तो सख्त और निश्चित सैंक्शन का प्रावधान हो, सैंक्शन या निश्चित दंड, इन सब चीजों का प्रावधान हो। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि में कोई विश्व सरकार, चूंकि क्या होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि होती है उसमें कोई विश्व सरकार यानी केंद्रीय विधानमंडल या अनिवार्य प्रवर्तन तंत्र यानी जिसे हम लोग मैंडेटरी इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म कहते हैं, वो नहीं है। इसीलिए ऑस्टिन इसे वास्तविक विधि नहीं मानते थे। इसलिए जो ऑस्टिन था वो इसे क्या नहीं मानते थे, वास्तविक विधि नहीं मानते थे। ठीक है। ऑस्टिन का ये मानना था, ऑस्टिन का ये मानना था जो ऊपर दिए गए जो चार जो मैंडेटरी इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, उसके अंदर वो होना चाहिए, सॉवरेन नहीं था, कमांड की प्रकृति नहीं थी। जो एक उनका ये मानना था जॉन ऑस्टिन का इंटरनेशनल लॉ के अंदर, इसलिए उसको वो एक तरीके से पॉजिटिव मोरालिटी मानते थे, ना कि एक रियल लॉ। ठीक है, समझ में आ गया। अब आधुनिक दृष्टिकोण, अब मॉडर्न व्यू देखते हैं, जब लॉ व्यू देखते हैं कि अधिकांश आधुनिक विधि जो शास्त्री है वो इसे वास्तविक विधि मानते हैं। अधिकांश जितने भी आधुनिक जो मॉडर्न जो एक विधि शास्त्री है वो इसे क्या मानते हैं, वो इसे लॉ मानते हैं। पहला हो गया अनुपालन की दर या रेट ऑफ कंप्लायंस या कंपाइलेंस। ठीक है। फिर राज्य यानी कि जो अधिकांश मामलों में, जो राज्य क्या होता है वो अधिकांश मामलों में क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय विधि का पालन इसलिए करते हैं। जो राज्य होते हैं वो अधिकांश मामलों में अंतरराष्ट्रीय विधि का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वे इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी लीगली बिल्डिंग मानते हैं, ना कि केवल नैतिक रूप से। जो राज्य होते हैं वो अधिकांश मामलों में अंतरराष्ट्रीय विधि का पालन इसीलिए ही करते हैं। जो ट्रीटीज हो गए, कस्टमरी लॉज हो गए, जितनी भी चीजें होती हैं उसका पालन इसलिए करते हैं। कई तरीके जुरिडिक्शन की जो सिद्धांत दिए गए थे उनके बारे में उन्होंने पढ़ा है। वो सबका पालन इसीलिए जो राज्य करते हैं क्योंकि वे इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी लीगली बाइंडिंग मानते हैं, ना कि केवल एक नैतिक मोरालिटी नहीं मानते हैं। ठीक है। दायित्व की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑब्लिगेशन को देखें तो राज्य क्या होता है, यानी राज्य क्या होता है, राज्य
राज्य क्या होता है? राज्य हम लोग इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक जगह शायद वाला इसका वो खत्म वो हो गया। एक मिनट। तो क्या होता है कि जो दायित्व की स्वीकृति होती है वो क्या होती है? दायित्व की स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। देखिए कि राज्य किसी भी कभी भी यह तर्क नहीं देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है। क्योंकि जो राज्य होते हैं जितने भी, यानी कि जो देश एक तरीके से मानते हैं राज्य को, यहाँ पे आप राज्य की तरह मत देखो, एक देश की तरीके से देखो, लेकिन सॉवरेनिटी में उसको राज्य की परिभाषा में देखा गया है, जो आपने पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा ही होगा। तो राज्य होते हैं वो कभी भी यह तर्क नहीं देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है, इंटरनेशनल लॉ नहीं है। वे हमेशा तर्क देते हैं कि उन्होंने इसका उल्लंघन नहीं किया है या उन्हें उल्लंघन का अधिकार है। उन्हें उल्लंघन नहीं किया या उनका उल्लंघन का अधिकार है, वो हमेशा यही बोलते हैं, क्योंकि दायित्व की स्वीकृति है ना। संस्थागत ढांचा देखें, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देखें, तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे और सुरक्षा परिषद एससी जैसे संगठन अंतर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण, व्याख्या और प्रवर्तन के लिए एक जटिल संस्थागत ढांचा प्रदान करते हैं। और निर्णय बाद देखें तो आईसीजे और अन्य पंचायत न्यायाधिकरण यानी एबिट्रल ट्रिब्यूनल्स के निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि एक न्यायिक व्यवस्था मौजूद है, जो ये सिद्ध करते हैं कि एक इंटरनेशनल लॉ में एक न्यायिक व्यवस्था मौजूद है। व्यवस्था की प्रकृति देखें या व्यवस्था की प्रकृति, नेचर ऑफ सिस्टम देखें, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में एक समन्वयात्मक विधि व्यवस्था यानी जो कोऑर्डिनेटिंग लीगल सिस्टम है, ना कि अधीनस्थ यानी सब ऑर्डिनेटिंग व्यवस्था जो राष्ट्रीय विधि में होती है। राष्ट्रीय विधि वाली नहीं है, एक इंटरनेशनल लेवल वाली विधि में यह संप्रभु राज्यों के बीच क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली संचालित होती है। यहाँ प्रत्येक राज्य सैद्धांतिक रूप से एक दूसरे से बराबर होता है। यानी क्या होता है, यहाँ पे राज्य होते हैं, प्रत्येक राज्य क्या होता है, सैद्धांतिक रूप से एक दूसरे के बराबर होता है। मान्यता देखें, रिकॉग्नाइजेशन देखें, मान्यता के विधिक प्रभाव। तो मान्यता या रिकॉग्निशन अंतर्राष्ट्रीय विधि में किसी राज्य, स्टेट या सरकार, गवर्नमेंट की कानूनी स्थिति या लीगल पर्सनैलिटी से संबंधित है। मान्यता हो गई या रिकॉग्निशन हो गया, वो अंतर्राष्ट्रीय विधि में, इंटरनेशनल लॉ में किसी राज्य, कोई राज्य हो गया या कोई सरकार हो गई, गवर्नमेंट हो गई की कानूनी स्थिति, लीगल पर्सनैलिटी से संबंधित है। मान्यता के प्रकारों सिद्धांत देखें, यानी कि डिफैक्टो यानी वास्तविक डिफैक्टो रिकॉग्निशन, और एक हो गई डिज्यूरे रिकॉग्निशन जो विधिगत मान्यता हो गई। पहले तो डिफैक्टो यानी कि वास्तविक मान्यता देखते हैं, जब कोई नया राज्य या सरकार वस्तुतः फैक्चुअली क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण रखती है। ठीक है, कोई भी नया राज्य आया या कोई भी नई सरकार आई, उसने क्या करा, फैक्चुअली क्षेत्र पर वस्तुतः क्या करा, क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण रखती है, लेकिन कानूनी रूप से लीगली अभी भी संदेह हो या स्थापित ना हो। मतलब अब रख तो रही है नियंत्रण, लेकिन लॉ बाइंड नहीं है उसमें, लॉ बाइंडिंगली लीगली रूप से वो नहीं, मतलब अभी उस पर संदेह है कि हो सकती नहीं हो सकती है या स्थापित ना हुई हो। यानी प्रभाव अस्थायी टेम्परेरी रूप से अगर कोई भी चीज की कंट्रोल लिया जा रहा है, वहां पर लिया जा सकता है स्थायी रूप से, तो वो होता है डिफैक्टो रिकॉग्निशन, मान्यता। और एक डिज्यूरे जो रिकॉग्निशन होती है, जब नया राज्य या सरकार संप्रभुता की सभी शर्तों को स्थायी या कानूनी रूप से पूरा कर लेती है, प्रभावी, स्थायी और वापस नहीं लिया जा सकता है, इसके अंतर्गत जो भी मान्यता होती है। इसके विधिक प्रभाव देखते हैं, लीगल इफेक्ट्स देखते हैं कि मान्यता प्राप्त करने पर एक राज्य या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत निम्नलिखित अधिकार प्राप्त या विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। विधिक प्रभाव यानी कि होगा डिफेक्टो, ये विधिक प्रभाव इधर साइड के होंगे, इधर डिफेक्टो वाला होगा और इधर होगा डिज्यूरे वाला। ठीक है, नीचे आते हैं, पहले देखते हैं कि संप्रभुता का अधिकार क्या हो गया। इसमें क्या होता है, सीमित रहता है डिफेक्टो में, और डिज्यूरे में तो पूर्ण रहता है, यानी कि मुख्यतः केवल मान्यता देने वाले राज्य के साथ लेन देन के लिए होगा, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। कूटनीतिक संबंध देखते हैं, तो सामान्यता स्थापित नहीं होते इसके अंदर, केवल अनौपचारिक होते हैं। इसमें पूर्ण होते हैं, औपचारिक होते हैं, फुल और फॉर्मल होते हैं। कूटनीतिक संबंध स्थापित करने का अधिकार भी मिलता है, और राजदूत भेजना, प्राप्त करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है डिज्यूरे में। ठीक है, सूट दायर करने का अधिकार इसके अंतर्गत, तो न्यायालयों में मुकदमा दायर करने का सीमित अधिकार रहता है डिफेक्टो में, और मान्यता देने वाले देशों के न्यायालयों में मुकदमा सूट दायर करने का पूर्ण अधिकार होता है डिज्यूरे में। ठीक है, डिफेक्टो में नहीं होता, उसमें सीमित होता है। संपत्ति का हस्तांतरण देखते हैं, तो मान्यता प्राप्त संपत्ति के हस्तांतरण को पूर्व व्यापी यानी रिट्रोस्पेक्टिव प्रभाव नहीं मिलता है। इसमें हस्तांतरित संपत्ति पर पूर्व व्यापी रूप से अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नीचे देखते हैं कि प्रवर्तक सरकार का संप्रभु से प्रतिरक्षा, यानी प्रवर्तक सरकार की संप्रभु प्रतिरक्षा देखें तो इसमें सीमित प्रतिरक्षा होती है, इसमें पूर्ण संप्रभु प्रतिरक्षा होती है, जिसमें फुल सॉवरेन इम्यूनिटी का दावा करने का अधिकार, यानी जिसमें अर्थात उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ तक। नीचे आते हैं इसके निर्णित वाद यानी कि केस लॉस के बारे में।
इसके निर्णित कौन से होंगे? पहला हो गया लूथर बनाम सागर एंड कंपनी, जिसे की हो गया 1921 के अंतर्गत ये हुआ था। इसका तथ्य फैक्ट ये था कि सोवियत सरकार जो डिफेक्टो मान्यता प्राप्त थी, ठीक है, एक तरीके से स्थायी थी, टेम्परेरी थी, ने लकड़ी कंपनी का राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइज्ड उसको कर दिया। बाद में उसी लकड़ी को सोवियत सरकार ने इंग्लैंड में सागर एंड कंपनी को भेज दिया। पुरानी कंपनी लूथर ने इंग्लैंड के न्यायालय में दावा किया कि सोवियत सरकार का राष्ट्रीयकरण अवैध था। यानी निर्णय ये दिया गया कि इंग्लैंड ने शुरुआत में सोवियत सरकार को केवल डिफेक्टो मान्यता दी थी, ठीक है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक बार जब किसी सरकार को डिफेक्टो मान्यता मिल जाती है तो मान्यता देने वाले देश की अदालतें उसके संप्रभु कार्यों एक्ट्स ऑफ स्टेट को चुनौती नहीं दे सकती हैं। महत्व ये हो गया कि यह केस स्थापित करता है कि डिफेक्टो मान्यता भी महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार है, जैसे एक्ट्स ऑफ स्टेट पर प्रतिरक्षा प्रदान करती है, और न्यायालय मान्यता प्राप्त सरकार के विदेशी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया? डिफेक्टो का भी थोड़ा बहुत रहता है, सीमित होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही निरस्त कर दो। टेम्परेरी है तो इसका मतलब है जब वो होगा कि विधिक रूप से उसको वापस लिया जा सकता है, जब वो ले ले तब वो खराब नहीं है। लेकिन उसके अंतर्गत अगर उसने पर्टिकुलर एक ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत हमने क्षेत्राधिकार के कार्य किया है तो उसको आप ये नहीं कि न्यायालय उसके अंदर हस्तक्षेप कर दे, ये बिल्कुल ही इलीगल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ था। वायु क्षेत्र एयर स्पेस क्या होते हैं? वायु क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। वायु क्षेत्र एयर स्पेस वह क्षेत्र है जो पृथ्वी के भू क्षेत्र और प्रादेशिक जल टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर स्थित है। आप कोई पूछे कि एयर स्पेस क्या होता है, वायु क्षेत्र क्या होता है, तो वह क्षेत्र होते हैं जो पृथ्वी का एक भू क्षेत्र हो गया, ये भू क्षेत्र हो गया, और एक प्रादेशिक जल वाटर, जो प्रादेशिक जल हो गया, जो वाटर के ऊपर जो स्थित जितना भी है वो सब एयर स्पेस कहलाता है। ठीक है, क्षेत्रीय संप्रभुता के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी देखें तो पहला हो गया अंतरराष्ट्रीय विधि में सिद्धांत सुस्थापित है कि एक राज्य को उसके भू क्षेत्र और प्रादेशिक समुद्र के ऊपर के वायु क्षेत्र का पूर्ण और अनन्य संप्रभुता कंप्लीट एंड एक्सक्लूसिव सॉवरेनिटी प्राप्त होती है। ये तो उसके अंतर्गत है ही, मान्यता प्राप्त है। कानूनी आधार देखें तो पेरिस कन्वेंशन 1919 में हुआ था और अंतरराष्ट्रीय हवाई नेविगेशन को विनियमित करने वाला पहला बड़ा समझौता था जिसने राज्यों की पूर्ण संप्रभुता को मान्यता दी थी। शिकागो कन्वेंशन हुआ था, कब हुआ था? 1944 में। आर्टिकल 1 के अंतर्गत कहता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण संधि है। यह स्पष्ट रूप से घोषित करती है कि प्रत्येक राज्य को उसके भू क्षेत्र के ऊपर के वायु क्षेत्र पर पूर्ण और अनन्य संप्रभुता होती है। क्या होती है? उसको पूर्ण और अनन्य संप्रभुता होती है। संप्रभुता के निहितार्थ देखते हैं। संप्रभुता के निहितार्थ में लिखा है कि अनुमति की आवश्यकता में किसी भी विदेशी राज्य के विमान को उस राज्य के वायु क्षेत्र में प्रवेश करने या उड़ान भरने के लिए स्पष्ट अनुमति लेनी होगी, चाहे वह नागरिक हो या ही सैन्य हो। इससे मतलब नहीं है कि नागरिक या सैन्य है, उसको अनुमति की आवश्यकता होती है किसी के ऊपर से आप उड़ के जाओगे अगर। ठीक है, सैन्य या राज्य के विमानों के लिए नियमों का उल्लंघन करने पर चेतावनी है, बलपूर्वक उतरना या अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत सीमित मामलों में बल प्रयोग फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर सीमा वर्टिकल लिमिट देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कानून वायु क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर सीमा को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून इंटरनेशनल लॉ। बाद में देखते हैं कि वायु क्षेत्र की सीमा वहीं तक मानी जाती है जहां तक वायुयान या एयरक्राफ्ट नियमित रूप से उड़ान भर सकते हैं। लगभग 80 से 100 किलोमीटर तक कब बढ़ सकते हैं, उतनी वायु क्षेत्र की सीमा मानी जाती है। इस सीमा से ऊपर का क्षेत्र बाह्य अंतरिक्ष आउटर स्पेस कहलाता है, जिस पर किसी भी राज्य का दावा नहीं है और वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सभी के लिए स्वतंत्र है। आउटर स्पेस ट्रीटी जो 1967 के अंतर्गत आती है, संधि आती है। ठीक है, उसपे किसी का कोई ऊपर अगर आउटर स्पेस में आप चले जाते हो तो उसपे किसी भी राज्य का कोई भी उसके अंदर वो दायित्व या उसका अधिकरण नहीं है, उसको अधिकार नहीं है। आप उसको आसानी से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सभी के लिए स्वतंत्र, जो कि आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के अंतर्गत दिया है। सबके साइन होंगे और जाहिर संधि हुई होगी। 5 स्वतंत्रताएं देखते हैं। द 5 फ्रीडम्स ऑफ द ईयर। 5 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है? शिकागो कन्वेंशन ने नागरिक उड्डयन को सुविधाजनक बनाने के लिए 5 स्वतंत्रताओं को विकसित किया। ये संप्रभुता का उल्लंघन नहीं है बल्कि आपसी समझौते हैं। ठीक है, सबने आपसी में मिलकर ही समझौते किए होंगे, किसी की चीजों का उल्लंघन नहीं करा गया। दूसरे राज्य के वायु क्षेत्र से होकर उड़ने का अधिकार है बिना उतरे। आप उसके दूसरे के क्षेत्र से उड़ के जा सकते हो लेकिन उतरना नहीं है वहां पे। गैर वाणिज्यिक कारणों जैसे ईंधन भरना, दूसरे राज्य के क्षेत्र में उतरने का अधिकार है। अगर गैर वाणिज्यिक कारण होगा, ईंधन भराना है, कुछ भी हो, तो दूसरे राज्य में उतरने का अधिकार है। यात्री या माल को अपने देश से दूसरे देश ले जाने का अधिकार है। यात्री या माल को दूसरे देश से अपने देश ले जाने का अधिकार है। यात्री या माल को 2 विदेशी राज्यों के बीच ले जाने का अधिकार है। ये सब क्या है? अधिकार दिए गए। ठीक है, संधि हुई है। फिर चौथा हम लोग का टॉपिक था कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा क्या था? जिसे लोग पीसफुल क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का यह सिद्धांत जो यूएन चार्टर के अनुच्छेद 2
अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2(3) पर आधारित है जो सभी सदस्य राज्यों पर यह दायित्व डालता है कि वे अपने विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डाले बिना शांतिपूर्ण ढंग से करें। चार्टर का आधार था कि अनुच्छेद 33 एक अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए विभिन्न साधनों की एक सूची प्रदान करता है। ये साधन मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में विभाजित है। पहला हो गया राजनयिक या डिप्लोमेटिक और दूसरा हो गया कानूनी यानी कि लीगल। ठीक है, एक राजनयिक या राजनीतिक साधन देखते हैं, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल मेथड्स देखते हैं। तो ये साधन बाध्यकारी नहीं होते और इनमें विवादित पक्षकारों की सहमति से समाधान खोजने पर जोर दिया जाता है। पहला हो गया बातचीत करके आप समाधान खोज लो, ठीक है, बैठ के कि नेगोशिएशन कर लो कि विवादित राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच सीधा संवाद हो जाता है। यह सबसे सरल और सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका होता है, ठीक है, किसी के बीच में निपटारा कराना। ऐसा भी नहीं हुआ था यार, अपने यहाँ इंडिया पाकिस्तान का जो मैटर हो गया था, तो इंडिया पाकिस्तान मैटर तो इंडिया वाले बहुत मार रहे थे गिरा गिरा के उन्हें, तब यूएसए बीच में आ गया था और सीज फायर कर दिया था, ठीक है, कोल्ड फायर जो कहते हैं, कोल्ड वॉर कर दी थी या सीज फायर कर दिया था। तो उसको बिल्कुल ही तो बीच में बातचीत कराएगी, नेगोशिएशन करवाएगी कि आप हमारे देश में ना भेजे इतना भी ज्यादा जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो ये और लेकिन वो होता है, वो पालता है, जाहिर सी बात है, अब क्या बोले। और सद्भाव या गुड ऑफिसेस देखें तो कोई तीसरा पक्ष जैसे राज्य या व्यक्ति विवादित पक्षों को बातचीत के मेज पर लाने में मदद करता है लेकिन स्वयं समाधान प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, ठीक है, वो ले आएगा लेकिन स्वयं नहीं लेगा वो समाधान प्रक्रिया में भाग। मध्यस्थता देखे तीसरा पक्ष न केवल बातचीत शुरू करता है बल्कि समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रस्ताव एक्टिव प्रपोजल भी रखता है, मतलब वो मध्यस्थता उसे मेडिएशन कहते हैं, ठीक है, बीच में समझौता कराने वाले को। अरे मैटर नहीं हो जाता है जिसे बोला जाता है कॉम्प्रोमाइज कराने को, बड़े बड़े भैया आते हैं, वही वाला मैटर है इसमें, समझो। जांच या तथ्य खोज इंक्वायरी या फैक्ट फाइंडिंग देखो तो विवाद के तथ्य फैक्ट्स स्पष्ट करने के लिए एक तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय निकाय का गठन किया जाता है ताकि कानूनी जिम्मेदारी तय की जा सके। और समझौता देखें तो जांच से अधिक औपचारिक तरीका जहां एक कॉन्सिलेशन कमीशन विवाद के कानूनी और राजनीतिक पहलुओं की जांच करके गैर बाध्यकारी समाधान रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। फिर देखते हैं कानूनी या न्यायिक साधन, लीगल और जुडिशियल मेथड्स में देखें तो ये साधन बाध्यकारी होते हैं और इनका परिणाम अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुप्रयोग पर आधारित होता है। फिर देखते हैं पंचायत, जिसे आर्बिट्रेशन कहते हैं, या कानूनी समाधान का एक पुराना तरीका है। तो विशेषता ये देखेंगे कि विवादित पक्ष का स्वयं पंचायत न्यायाधिकरण आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का गठन करते हैं, इसके सदस्यों को चुनते हैं और उन नियमों का पर सहमत होते हैं जिनके अनुसार निर्णय अवार्ड दिया जाएगा। निर्णय ये देखते हैं कि पंचायत का निर्णय पक्षकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी लीगल बाइंडिंग होता है। और दूसरा देखते हैं उदाहरण कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी जब पीसीए कहते हैं, इसके लिए एक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। अब न्यायिक समाधान देख लेते हैं। जुडिशियल सेटलमेंट क्या होता है, संस्था के आधार पर होता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे हो हैग या नीदरलैंड्स करते हैं और इसके अंतर्गत जो विशेषता होती है वो क्या होती है कि आईसीजे संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। यह संविधि से स्टैट्यूट और प्रक्रिया रूल्स पहले से निर्धारित होती है और पक्षकार अपनी प्रक्रिया स्वयं नहीं चुन सकते हैं। निर्णय यह करेंगे कि आईसीजे के निर्णय विवादित पक्षकारों पर बाध्यकारी होते हैं, यूएन चार्टर आर्टिकल 94 के अंतर्गत दिखाया गया। और उदाहरण यह था कि कॉर्फू चैनल के जो हम लोग का दिखाया गया था, प्रादेशिक समुद्र में निर्दोष मार्ग से संबंधित जो मैटर था वो आईसीजे का एक ऐतिहासिक निर्णय है, ठीक है, अल्बानिया वाला, ठीक है। और निष्कर्ष ये देख लेंगे आखिरी में कि ये निकला कि यूएन चार्टर अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए कोई पदानुक्रम या हायरार्की निर्धारित नहीं करता है। यह राज्यों पर निर्भर करता है कि वे अपनी स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त साधन चुने। कोई उसमें बाध्यकारी नहीं, हायरार्की नहीं है कि अपना वो विवाद निपटाने के लिए उसने ठेका लगा लिया, चार्टर जो करा गया साइन। लेकिन वो ये है कि आप राज्यों पर निर्भर करता है या देशों पर निर्भर करता है कि वे अपनी स्थिति के अनुसार ही उपयुक्त साधन चुने, नेगोशिएट करना है, क्या करना है। और लेकिन विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने का दायित्व क्या होता है, वो सर्वोपरि कि आपको शांतिपूर्ण निपटाना है। इसको पूरी जो पर्टिकुलर एक इंटरनेशनल लेवल पे सभी को जो है नुकसान नहीं होना चाहिए आपकी जो पर्टिकुलर चीज को लेकर। जैसे अभी रशिया यूक्रेन को मार रहा है, जो भी मैटर चल रहा है, तो वो अगर इंटरनेशनल लेवल पे मैटर बन रहा है, सबको नुकसान हो रहा है, तो सब आएंगे कि भाई हाँ भैया निपटा लो, बैठ के निपटा लो, जो मैटर है उसको निपटाओ, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। तो ऐसा समझाने लोग आते हैं, ये बड़े भैया कहते हैं, बड़े बड़े देश जैसे रशिया, यूएसए या चाइना या जो बड़े बड़े लेवल पे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया, चारों मैटर मैंने आपको समझा दिए और यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक इंटरनेशनल लॉ का खत्म हो गया। फटाफट में हम लोग को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। वन शॉट भी आएंगे, एक दो मैंने टॉपिक सोच रखे दिमाग में जिनके वन शॉट बनाने, 1-1 घंटे के भी टॉपिक बनेंगे, 2-2 घंटे के भी टॉपिक बनेंगे। आपको बैठ के पढ़ना है, बस मुझे बनाना है, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोज आते रहेंगे आपके लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।